अच्छा जी, वेलकम बैक। हमारी प्री रिक्वेस्ट्स जो थी वो पूरी हो गई हुई हैं। अब हम डेटाबेस इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। जैसे पहले एक एरर आ रहा था अब नॉर्मल का डेटाबेस को वो नहीं इंस्टॉल कर रहा था। अगर आपके एरर आ रहा तो उसको सिंपली कंपेटेबिलिटी मोड में चेंज कर लीजिएगा। वो कंपेटेबिलिटी का इशू होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा, सेटअप की, कंपेटेबिलिटी मोड, रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी सर्वर पैक टूल चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, देन ओके हो गया। अब हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला आ जाएगी एडवांस इंस्टॉलेशन। देखिए, अगर आपने वो जो स्वैप फाइल की मेमोरी ना सेट की हुई होती तो उसने पीछे ही आपको रोक देना था। उसने कह देना था नहीं भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, इंटरप्राइज एडिशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एडिशन है, पर्सनल एडिशन है, कस्टम है। इंटरप्राइज ही चलता है तो इंटरप्राइज एडिशन करते हैं। इसको हम इंस्टॉल नेक्स्ट। ये वो बता रहा है कि नेम आपका जो होगा वो ओरा DB10G होम 1 होगा। कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है? सी ओरेकल प्रोडक्ट 10.2.0। हम यहाँ पे सी पे नहीं इंस्टॉल करेंगे, हम इसको इंस्टॉल करेंगे डी के ऊपर। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली डी लिख देते हैं। डी ओरेकल प्रोडक्ट 10.2.0 DB1। ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो रही होगी। और उसका नेम आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट ही चलने देंगे। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट। ये देखें, अगर हमने वो तीनों प्री रिक्वेस्ट्स ना की होती तो यहाँ पे उसने ये सक्सेस नहीं करना था। उसको वो देखे चेकिंग फॉर प्रॉपर सिस्टम क्लीन अप चेक कर रहा है, उसमें और भी चीज़ें चेक की हैं उसने। पाथ स्पेस वगैरह चेक किया, होम पाथ लोकेशन, देन ये काफ़ी सारी चीज़ें प्री रिक्वेस्ट। ये देखें नेटवर्क कन्फिग्रेशन रिक्वायरमेंट। अगर हम नेटवर्क अप ना करते तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क कन्फिग्रेशन रिक्वायरमेंट है इसमें एरर आ जाना था। नेक्स्ट करते हैं इसको जी हम। वो कहता है जी क्रिएट अ डेटाबेस, इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली। हम क्रिएट नहीं करेंगे डेटाबेस, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेटाबेस का इंस्टॉल करेंगे। क्रिएट हम इसको आगे जाके करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कर देंगे ना तो वो उसकी जो ओरा नेट की फाइल्स है वो खुद ही कन्फिगर कर देता है, तो बाद में हमें प्रॉब्लम बनती है। तो हम इसको प्रॉपर इंस्टॉल की तरफ जाते हैं, इंस्टॉलेशन की तरफ। इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली, नेक्स्ट। और दूसरी बात यह है कि आप फायरवॉल को अगर आपने ऑन रखा हुआ तो यहाँ पे वो आपको ये प्रॉब्लम देगा, तो आप अलो एक्सेस देंगे तो हो जाएगा। कहता है इंस्टॉल, ये उसने सारा बता दिया है। सोर्स आपका कहाँ से, जिस यहाँ से वो गेट कर रहा है डी से, ओरेकल DB10G रिलीज 2x86 वाला फोल्डर है। डेटाबेस उसमें एक फोल्डर है, उसमें स्टेज है, products.xml की फाइल्स है। ठीक है, ये सारा उसका सोर्स है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ भी हो, चेंज भी हो जाती है, हम उर्दू भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट वो उसने बताई है जी 45 MB लेगा सी की, और डी की वो लोगे 651 MB। सी में वो 44 MB टेम्परेरी लेगा, अवेलेबल जो होगी उसकी 41.97 GB अवेलेबल है आपकी। उसके बाद न्यू इंस्टॉलेशन 114 प्रोडक्ट, यानी 114 प्रोडक्ट्स हुआ वो सारी की सारी। ये सारी प्रोडक्ट जो इसने इस वक्त इंस्टॉल करनी है, ये 114 प्रोडक्ट की डिटेल बता रहा है वो आपको। नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल करना। ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, इंस्टॉलेशन हो गई हमारी। The procedure entry point get procedure file name W could not be located in the dynamic link library. Okay. कॉपिंग फाइल हो रहा है, उसके बाद सेटअप होगा। एक्चुअल में इसमें ना एक तो इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट, दूसरा इसमें .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐसे कह रहा है।
ये डेटाबेस इंस्टॉल हो गई है आपका सिंधी बाई पी सी 5560 ISPL SQL DB, ये सारा आपका लिंक है। अगर यहाँ से आप इसको कॉपी करके इसकी एक फ़ाइल अपने पास स्टोर रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। इन फ्यूचर कभी भी आपकी डेटाबेस में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ से नोटपैड की फ़ाइल लेते हैं। नोटपैड कंट्रोल V, ओके, उसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ही कर देते हैं DB के नाम से। ओके, एग्जिट, यस। तो ये हमारी डेटाबेस इंस्टॉल हो गई है। ये आपकी डेटाबेस इंस्टॉल हो गई है। अब आपके होम में एक ऑल प्रोग्राम में ओरेकल डेटाबेस 10G होम के नाम का फोल्डर आ गया। अब दूसरा जो नेक्स्ट हमारा काम है लिसनर अप करना। लिसनर अप हम इसलिए करते हैं जो लिसन करता है आपकी डेटाबेस को। तो सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन एंड माइग्रेशन टूल में जाएं तो उसमें पड़ा होता है 10G होम कॉन्फ़िगरेशन एंड नेट असिस्टेंट के नाम का होगा, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट के नाम का ये फोल्डर पड़ा होता है। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप रन के ऊपर जाके नेट CA की कमांड देंगे तो तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट आ गया। वो कहता है लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने लिसनर कॉन्फ़िगरेशन ही करनी है। नेक्स्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिसनर नेम वो क्या कहता है रखना है, हम लिसनर ही चलने देते हैं। क्यों है यहाँ इसको चेंज करना है? यहाँ पे लिसनर डिफ़ॉल्ट ही चलने देते हैं हम। प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज़ करते थे? प्रोटोकॉल हम वैसे TCP ही यूज़ करते होते हैं, बाकी कोई तो प्रोटोकॉल हमारा नहीं चलता, TCP प्रोटोकॉल ही चलता होता है हमारा। इसको नेक्स्ट, वो कहता है यूज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पोर्ट नंबर। ये आपकी स्टैंडर्ड पोर्ट होती है डेटाबेस की 1521। बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है। हम डिफ़ॉल्ट में जाना भी इसी पे चाहिए। अगर आप चूज़ करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी की पोर्ट यहाँ से रख भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू भी नहीं है। अपनी कोई सिलेक्टेड पोर्ट, ये पोर्ट बेसिकली हम जब नेटवर्किंग के थ्रू चलाते हैं डेटाबेस को तो तब ये पोर्ट हेल्पफुल होती है हमारे लिए। अगर आपने डेवलपमेंट मोड पे करनी है तो उस पोर्ट का यही आप चलने दें। अगर आप अपनी मर्ज़ी की पोर्ट रखना भी चाहते हैं तो नॉट इशू, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है ना। वो कहता है वुड यू लाइक टू कन्फिगर एन अदर लिसनर। वो कहता है इसके बाद आप कोई और लिसनर कन्फिगर करना चाहते हैं तो नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें जस्ट एक ही करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर वो फायरवॉल का इशू, अगर आप अपनी फायरवॉल ऑफ की हुई होगी तो ये इशू नहीं आएगा। अगर नहीं तो फिर यहाँ पे लो एक्सेस कर दें। नेक्स्ट, ठीक है, और फिनिश। अब हमने कोई और लिसनर नहीं कन्फिगर करना तो ये फिनिश हो गया, हमारा लिसनर कन्फिगर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे जाएं D में, ये हमारा ओरेकल के नाम का फोल्डर आ गया, प्रोडक्ट्स 10.2 DB1। इसमें हमारा होगा नेटवर्क का फोल्डर, एडमिन में ये हमारी एक ओरा नाम की फाइल होगी, listener.ora। तो ये हमारी बेसिकली एक्चुअल हो चुकी हुई है। ये देखें उसने लिसनर बना दिया हमारा, ठीक है। ये देखें STD लिसनर हमारा, ये सारा लिसनर की उसने फाइल अपडेट कर दी। उसमें आपको देखें होस्ट, यहाँ पे जो हमने वो होस्ट फाइल को कॉन्फ़िगर किया था उसका ये फ़ायदा हुआ था कि आपका यहाँ पे प्रॉपर नाम लिखना हो गया सिंधी बाई PC। अगर आप ये यहाँ पे ना करते, वहाँ पे तब होस्ट फाइल को कॉन्फ़िगर ना करते तो यहाँ पे लोकल होस्ट वगैरह कुछ लिखा आ जाना था जो बाद में आपकी प्रॉब्लम्स होनी थी। ये देखिए प्रोटोकॉल आपका TCP है और IPC है, की आपकी एक्स प्रोडक्ट है। ये इसने सेकंड काम सर्विसेज में भी किया है, सर्विस में भी। इसमें और दूसरा ये सर्विसेज को लिस्टनर स्टार्ट कर देता है। अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें विंडो RCRVICES services.ms की फाइल को ओपन करें। यहाँ से हम अगर ओरेकल को चूज़ करें तो यहाँ पे देखिएगा आपको लिसनर नाम की एक फ़ाइल मिल जाएगी, ओरेकल 10G होम 1। ये देखिए ओरेकल 10G होम 1 लिसनर, ये स्टार्टेड मोड में आ गई है। अगर हम इससे पहले चेक करते तो शायद यहाँ पे ये ना होती, अगर होती तो ये स्टार्टेड मोड में नहीं होती। तो लिसनर को हमें पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। खैर हम
एडमन के फोल्डर में थे यहाँ पे TNS नेम, ये देखिए ये TNS नेम भी आ गया हमारा। सॉरी TNS नेम अभी नहीं आया, उसको थोड़ी और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी फिर आएगा TNS नेम। अब हम डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे। डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए भी वही चीज़ है, और होम पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर एंड टूल्स, यहाँ पे होगा डेटाबेस कॉन्फ़िगर असिस्टेंट। इसको आप DBCA के नाम से भी लिख सकते हैं, DBCA डेटाबेस कॉन्फ़िगर असिस्टेंट। रन पे जाके उसको लिखेंगे तो वो आ जाएगी कमांड। ये अब डेटाबेस क्रिएट होने जा रही है। पहले हमने सिर्फ डेटाबेस इंस्टॉल की थी, अब क्रिएट भी करेंगे उसको हम। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। जनरल पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे ग्लोबल डेटाबेस नेम सिड होता है, जो अगर तो ये ज़रूरी होता है उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप मल्टीपल डेटाबेस इंस्टॉल करके वर्किंग कर रहे होते हैं। अगर तो आपके डेटाबेस एक ही है तो फिर हम आप जब फॉर्म सर्वर या रिपोर्ट सर्वर यूज़ करते हैं तो उस वक्त डेटाबेस का नाम नहीं भी देंगे, सिड नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कनेक्शन हो जाता है। लेकिन 10G इसको रिक्वायर्ड करती है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। हम यहाँ पे SMK कर लेते हैं क्योंकि हमने इसी पे वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दो पासवर्ड्स होते हैं बेसिकली, सिस और सिस्टम। दो यूज़र ऐसे हैं जो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वर्किंग कर रहे होते हैं, DBA के तौर पे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनको आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। दोनों का सेम पासवर्ड ही रख सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी रख सकते हैं। तो सेम पासवर्ड के साथ हम चलते हैं। यहाँ पे पासवर्ड रखते हैं ORCL, कोई भी पासवर्ड रखा जा सकता है यहाँ पे हमारे सिस्टम का। नेक्स्ट, ठीक है। फाइल सिस्टम, हम फाइल सिस्टम के ऊपर ही वर्किंग करते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट और रॉस डिवाइसेस, ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी साइंस है, इसके ऊपर तो बात की बात है। फाइल सिस्टम्स ही हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट, यूज़ द डेटाबेस फाइल लोकेशन फ्रॉम टेम्पलेट्स, यूज़ कॉमन इंस्टॉल लोकल फॉर ऑल डेटाबेस फाइल लोकेशन फ्रॉम टेम्पलेट पे चलते हैं। नेक्स्ट, वो कहता है स्पेसिफाई फ्लैश रिकवरी एरिया। स्पेसिफाई फ्लैश रिकवरी एरिया ये हमें तब ऑन करना चाहिए था जब हम सर्वर पे काम कर रहे हैं। अगर हम सिंपल सी इंस्टॉलेशन अपने लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हैं तो इसको हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने एक रिकवरी एरिया बना देना होता है जिसने वो देखें 2 GB रैम जो है ना वो आपकी इसी सिस्टम के लिए वो यूज़ कर लेगा, रिकवरी एरिया को मैनेज करने के लिए लगा रहेगा। तो ये बेसिकली तब ये काम आती है कि अगर अभी आपकी डेटाबेस कभी क्रैश हो जाती है तो इस फाइल रिकवरी एरिया से आप जाकर उस डेटाबेस को अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो यूज़ करेंगे तो आपका लैपटॉप स्लो डाउन हो जाएगा, अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसको हम अनचेक करते हैं। नेक्स्ट, तो सैम्पल स्कीमास में वही चीज़ होती है। यहाँ पे हमारे पास जो HR स्क्वाड वगैरह के जितने भी स्कीमास हैं वो अगर हम इसको अनचेक कर रहने देंगे वो स्कीमास नहीं आएंगे, तो हमें बाज़ औक़ात उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, उनमें कोई हेल्प लेने की या उसमें तो यूज़ करने की, तो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट, टाइपिकली अलाउ एलोकेट मेमोरीज एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल फिजिकल मेमोरी। वो टाइपिकली ऑटोमेटिकली करता जाएगा, हमें इसको कस्टम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर हमें SGS साइज बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करते हैं। तो ये उसने बता दिया आपको डेटाबेस सेटअप के सिलसिले में सारा। इसको नेक्स्ट करेंगे। फाइल लोकेशन वेरिएबल्स, वो आपको बता रहा है कि आपकी फ़ाइल्स कहाँ कहाँ पे ओरेकल डेटाबेस ओरेकल के फ़ोल्डर में, प्रोडक्ट के फ़ोल्डर में जाएगी, ओरेकल के फ़ोल्डर में, प्रोडक्ट के फ़ोल्डर में। अगर हम इससे पहले देखें ओरेकल के फ़ोल्डर में क्या क्या पड़ा है हमारे पास है, तो ओरेकल के फ़ोल्डर में जस्ट प्रोडक्ट पड़ा है, प्रोडक्ट के अंदर 10.2.0 पड़ा हुआ है, तो ये भी वहीं पे जा रही है ओरेकल प्रोडक्ट 10.2.0 के अंदर। ओरेकल होम की जो है वो भी वहीं पे जा रही है, उस 2.0 उसके अंदर एक DB1 का फ़ोल्डर है, और DB नेम उसने SMK है, सिड नेम भी SMK है। सिड नेम हमें वहाँ पे जो हमने TNS की नेम देखी थी, TNS नेम की फाइल्स में हमें बाद में ये मिलेगा भी, उसका कॉन्फ़िगर किया हुआ है। उसको नेक्स्ट ओके किया, नेक्स्ट किया। क्रिएट डेटाबेस, तो वो डेटाबेस क्रिएट करेगा। सेव एज डेटाबेस, तो इसको फिनिश,
और वो क्या कहेगा, सेव एज एन HTML फाइल आपने करना है। उसने आपको सारा बता दिया, जितनी भी चीज़ें वो क्रिएट करने जा रहा है ना, ओरेकल, JVM, टेक्स्ट या सारा कुछ जितनी भी। और जो पैरामीटर वो सेट करेगा, करेक्टर सेट वो जो सेट करेगा, डेटाबेस में जो करेक्टर सेट होते हैं, करेक्टर सेट आपको पता है कि हम यूज़ करते होते हैं कि डाटा स्टोर करने के लिए डाटा किस चीज़ में जाकर स्टोर होना है, किस करेक्टर सेट में जाकर स्टोर होना है। उसके बाद डाटा फाइल्स आपकी कितनी भी होंगी वो सारी की सारी वो ना वो आपको यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर करेगा। कंट्रोल फाइल्स, रीडोलॉग्स ग्रुप, वो सारी उनका साइज़ और ग्रुप वगैरह बता रहा है। इसको हम ओके करेंगे तो ये अभी डेटाबेस क्रिएशन शुरू हो गई है। फिल वक्त के लिए हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं। जैसे ये कॉन्फ़िगर होगी तो ऑन हो जाएगा, रिकॉर्डिंग अगेन शुरू कर लेंगे। हाँ जी, तो ये पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। यहाँ पे हम इसको पासवर्ड को मैनेजमेंट करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल में ये हमारे लोकल अकाउंट सारे के सारे जो है ना, यूज़र नेम जितने भी हैं वो यहाँ पे अकाउंट लॉक होते हैं। दो तरीके हैं आप इनको अनलॉक करने के और पासवर्ड दोबारा लगाने के। एक तो हम सीक्वल के ज़रिए करते हैं, जाके वहाँ पे वो अल्टर यूज़र्स कोड अकाउंट अनलॉक डेट कमांड देते हैं, तो वहाँ पे जाके हम उसको अनलॉक करते हैं, फिर उसको पासवर्ड लगाते हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको अनलॉक कर दें स्कॉट को, और सेकंड हमारा जो आम यूज़र होता है वो HR होता है। इन दोनों को हम अनलॉक करके यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा लेते हैं, तो फिर हमें वहाँ पे जाके उसको अनलॉक करने की सीक्वल में ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसको दोबारा वहाँ पे जाके अनलॉक करें फिर उसको लॉक लगाएं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल लगा देते हैं इसका पासवर्ड। जो आम यूजेज में हम स्कॉट का पासवर्ड जो है ना वो टाइगर रखते हैं। इस स्कॉट का पासवर्ड टाइगर क्यों था, क्या था, ये भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। स्कॉट के तो कुत्ते ये का एक वैसे तो स्कॉट का कुत्ता था, उसका नाम था आपका टाइगर। टाइगर, उस नाम से ये रखा हुआ। स्कॉट जो था वो डेटाबेस का फर्स्ट यूज़र भी था। तो यहाँ पे हमने स्कॉट को टाइगर का पासवर्ड दे दिया, HR को भी हमने HR का ही पासवर्ड दे दिया। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। अब वो SQL प्लस में डेटाबेस इंस्टॉलेशन के बाद SQL प्लस में जाके जो हम काम करते थे ना, कि हम अल्टर यूज़र अकाउंट स्कॉट अकाउंट अनलॉक करते थे, फिर उसको अल्टर यूज़र अकाउंट जो है अकाउंट उसको आइडेंटिफाइड बाय द फला, तो वो नहीं करना पड़ेगा। हमारे ये दोनों अकाउंट अनलॉक हो चुके हैं और हमारे अपनी मर्ज़ी के पासवर्ड के साथ ये हो चुके हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुके हुए हैं। ओके करेंगे। अगर इसको हम बस इसमें ओके यही चीज़ है, इसमें और कोई है नहीं। आप एग्ज़िट करेंगे इसको यहाँ से तो आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, डेटाबेस कॉन्फ़िगर भी हो चुकी है। तो अब हम अगर यहाँ पे जाके अगेन ओरेकल में जाके देखें यहाँ पे एडमिन भी आ गई है, DB1 भी आ गई है, डेटाबेस भी आ गई है, ओरा डाटा भी आ गई है। ये हमारी 3 फाइलें, पहले हमारी यहाँ पे एक ही फ़ाइल थी प्रोडक्ट के बाद, तो अभी ये 3 फाइलें आ गई हैं। DB1 में गए हम, यहाँ पे जाके हमने नेटवर्क को चूज़ किया, फिर हमने एडमिन को चूज़ किया। TNS नेम में गए तो देखें यहाँ पे पहले एक ही TNS नेम के नाम की सेटिंग शो हो रही थी, ये वाली नीचे वाली, लेकिन अब एक उसने SM के डेटाबेस के नाम की सेटिंग, ये SM के ये डेटाबेस का नाम है, ये आपकी SID नेम है, सर्विस नेम है, ठीक है। होस्ट इसका कौन सा सिंधी बाई PC है, पोर्ट इसकी भी वही है, तो ये उसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर आप इसको नहीं ऐसे करेंगे, अगर आप एडवांस इंस्टॉलेशन के ज़रिए नहीं चलते, वैसे बेसिक इंस्टॉलेशन में करते, तो ये सारी चीज़ें वो खुद कर देता है। फिर उसमें आपको यहाँ पे आगे कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उनसे बचने के लिए पहले तो जो पहले 3 काम किए थे वो करने ज़रूरी हैं, और फिर ये उसको एडवांस इंस्टॉलेशन में ये ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ कॉन्फ़िगर मिल जाएगा। तो ये थी हमारी डेटाबेस की इंस्टॉलेशन। अब हमारी डेटाबेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आई होप सो यू आर एंजॉय फ्रॉम दिस वीडियो।